हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएसएन सीबीएसई क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपका 11th टॉपिक साइंस के अंदर, जो कि था हमारा प्रकाश एवं रंग बिरंगा संसार, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके प्रिज्म के बारे में। जिसमें आप पहले हमने पढ़ा कि आपका जो प्रिज्म होता है वह क्या होता है, कैसी इसकी आकृति होती है, किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद में हमने आपके वर्ण विक्षेपण से पहले हमने इसका पढ़ा था विचलन, कि कोई प्रकाश किरण हमारी प्रिज्म में से गुजरती है तो उसका विचलन किस तरह से होता है, वह उसके अपने पथ से किस तरह से मुड़ जाती है प्रकाश किरण। इसका आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके प्रिज्म के सेकंड गुणधर्म पर आधारित, कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कि प्रकाश का विचलन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये किस तरीके से करता है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो विक्षेपण होता है वह क्या होता है, कि विक्षेपण क्या होता है। तो हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है, जो कि एक सूर्य के द्वारा जो प्रकाश किरण निकलती है, वह मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इस 7 रंगों के अलग अलग रंगों में विभाजन को हम कहते हैं आपका विक्षेपण। इसे जरा समझने का प्रयास करना। जैसे कि हमारे पास एक प्रकाश किरण है, जैसे कि किसी सूर्य से अगर प्रकाश किरण निकलती है या कोई प्रकाश किरण निकलती है, तो ये प्रकाश किरण 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन जब ये प्रकाश किरण को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, या फिर किसी भी कोई ऐसी मतलब सतह या फिर कोई आकृति जिसके द्वारा ये आपका 7 रंगों को अलग अलग विभाजित कर दे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मान लेते हैं कि इसमें जो 7 रंग थे ये इसके सभी अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश के जो प्रकाश किरण होती है उसके 7 रंगों में अलग अलग विभाजन को क्या कहते हैं, हम विक्षेपण कहते हैं। बस इसी घटना को हम इसका विक्षेपण कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कि प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण किस तरीके से होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण हमारे प्रिज्म के ऊपर आपतित होती है, तो हमारा जो प्रिज्म होता है उस हमारी प्रकाश किरण को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। अब वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों के अंदर हमारा जो प्रिज्म है वह श्वेत प्रकाश रंग को विभाजित कर देता है, और ये जो घटना कहलाती है वह कहलाती है आपका विक्षेपण। तो आपका जो 7 रंग यहाँ पर विभाजित होता है, इन 7 रंगों का हमारे पास एक समूह प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं आपका स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर नीचे नीचे जो कलर होगा आपका वो होगा आपका बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी ये अपने पथ से सबसे ज्यादा मुड़ जाती है, जिसके कारण ये सबसे अधिक नीचे प्राप्त होती है। और जो सबसे ऊपर जो कलर प्राप्त होता है आपका वो होता है आपका लाल, क्योंकि लाल होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, ये अपने पथ से सबसे कम मुड़ता है, जिसके कारण हमें ये सबसे ऊपर दिखाई देता है। और इनके मध्य में ये बाकी के कलर हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमें एक रंगों का एक समूह प्राप्त होता है, जिसे हम आपका स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारे पास जो रंगों के जो समूह प्राप्त होते हैं इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों के क्रम को हम विबग्योर नाम से याद रखा जाता है। विबग्योर नाम से ये आपका बैंगनी हो जाएगा, इंडिगो, आपका जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन कलरों से हम इसका नाम याद रखते हैं, याद रखिएगा विबग्योर। इस नाम से इसे स्पेक्ट्रम को याद रखा जाता है। इस स्पेक्ट्रम का जो एक सिरा होता है वो होता है आपका रेड, वो आपका रेड होता है, लाल होता है, और इसका एक सिरा क्या होता है, बैंगनी होता है। और बाकी के जो कलर होते हैं वो हमारे लाल और जो बैंगनी कलर है इनके मध्य में उपस्थित होते हैं। तो क्यों होता है हमारे विचलन, जो हमारा विबग्योर होता है, जो हमारा बैंगनी रंग होता है, इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अपने पथ से सबसे ज्यादा मुड़ जाता है, जिसके कारण सबसे नीचे होता है। और आपका लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है, तो जिसके कारण ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन होता है वह सर्वाधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है वह अपने पथ से सबसे कम मुड़ता है। अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा एक प्रिज्म, इसके मैंने हमारे त्रिभुज के रूप में आपको पता है कि हम इसे दर्शाते हैं, तो ABC इसका मैंने नाम दिया है। तो यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत से हमारी प्रकाश किरण हमारे प्रिज्म के ऊपर आपतित होती है। तो ये जो प्रकाश किरण है ये 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमारे 7 रंग हो गए, इन रंगों से हमारी जो प्रकाश किरण है वो मिलकर बनी हुई होती है। और जब ये हमारे प्रिज्म के इस सतह से टकराती है तो ये हमारे पास 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती है। और जब इस सतह से और आगे अपवर्तित होती है तो ये अपवर्तित होने के पश्चात ये 7 रंग हमारे से बाहर निकलकर हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये रंगों का समूह यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका रेड कलर सबसे ऊपर प्राप्त होता है, फिर आपका ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वियोलेट। तो आपका जो बैंगनी रंग है वो सबसे नीचे प्राप्त होता है, और रेड कलर आपका सबसे ऊपर प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है कि आपका जो रेड कलर होता है इसका विचलन सबसे कम होता है, यानी ये अपने पथ से सबसे कम मुड़ता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख भी पा रहे हैं कि हमारा जो लाल कलर है वो अपने पथ से सबसे कम मुड़ रहा है, जबकि बाकी के कलर देखें तो वो सबसे ज़्यादा मुड़ रहे हैं अपने पथ से। इसी प्रकार आपका जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा मुड़ता है अपने पथ से, जिसके कारण हमें सबसे नीचे दिखाई देता है।
तो इस प्रकार आपका जो श्वेत प्रकाश रंग है वो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। और इस प्रकार हमें जो ये रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये रंगों का जो समूह प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका एक सिरा अभी हमने पढ़ा लाल होता है और इसका एक सिरा भी बैंगनी होता है और बाकी के कलर इनके मध्य में स्थित होते हैं। तो यह है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण आपके रंगों को कहा जाता है, इसे हम विक्षेपण भी कह सकते हैं या वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण हमारे प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों के अंदर विभाजित कर देता है, जिसको हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रिज्म हमारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है। अब ये समझते हैं कि इसका विक्षेपण होता क्यों है। इसे समझिएगा कि इसका विक्षेपण होता क्यों है। तो इसके विक्षेपण का ये कारण है इसकी तरंगदैर्घ्य। पहले ये समझते हैं कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो हमें पता है कि आपकी जो प्रकाश किरण होती है वह तरंगों के रूप में गमन करती है, कुछ इस तरीके से गमन करती है। तो हमारी जो प्रकाश किरण हमारी यहाँ पर सरंग पर आती है। सरंग का मतलब इसका जो शीर्ष भाग है वो क्या कहलाता है? सरंग। तो यहाँ से वो सीधे नीचे जाती है, नीचे इसका भाग कहलाता है आपका गर्त। तो ये गर्त से होने के बाद में फिर जब ऊपर आती है तो वापस उसी स्थिति में आने पर जितनी दूरी आपकी कवर करती है, यानी ये जो दूरी होगी ये क्या कहलाती है? आपकी तरंगदैर्घ्य। यानी हम कह सकते हैं कि किसी तरंग के 2 तरंगों के बीच की दूरी या फिर 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो आपका जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, हमारा जो लाल रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है और हमारा जो बैंगनी रंग होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और बाकी के जो रंग होते हैं वह इन दोनों की तरंगदैर्घ्य के मध्य में आ जाते हैं इस प्रकार। और आपका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आपके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी तरंगदैर्घ्य होगी आपका जो अपवर्तनांक है वो उतना ही कम होगा और आपकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी आपका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो विचलन होता है वो आपके अपवर्तनांक का समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका जो विचलन होता है जितना ज़्यादा आपका अपवर्तनांक होता है उतना ही ज़्यादा आपका विचलन होता है और जितना कम आपका अपवर्तनांक होता है और उतना ही ज़्यादा आपका विचलन होता है। इसे समझिएगा कि आपका प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का कारण, कि वर्ण विक्षेपण आखिर होता क्या है। कि श्वेत प्रकाश के अंदर उपस्थित जो अलग अलग रंग होते हैं इनकी तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। अभी तरंगदैर्घ्य हमने समझा कि प्रकाश जो तरंग के रूप में गमन करता है इसके 2 तरंगों के बीच की दूरी या शीर्ष भागों के बीच की दूरी या तल भाग जो इसके गर्त होते हैं उनके बीच की दूरी का जो अपवर्तन जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सभी रंगों की अलग अलग होती है, जिसके कारण उनके जो अपवर्तनांक भी प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि आपका जो अपवर्तनांक जो म्यू होता है वह हमारी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी तरंगदैर्घ्य होगी उतना ही कम आपका अपवर्तनांक होगा और जितनी कम आपकी तरंगदैर्घ्य होगी उतना ही ज़्यादा आपका अपवर्तनांक होने वाला है। तो इस तरीके से अपवर्तनांक प्रभावित होता है। लेकिन आपका जो विचलन होता है वो आपके अपवर्तनांक से सीधा संबंध रखता है, कि चूंकि जो विचलन होता है जो डेल होता है वो अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। होता है जिस तरंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका विचलन भी उतना ही ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपका विचलन अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। इस प्रकार जिस हमारी प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका विचलन भी सबसे कम होता है। इसे समझिएगा, इसे हम हमारे डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे हमारी एक लाल प्रकाश रंग की किरण है, वो अभी मैंने बताया कि कोई रेड प्रकाश की किरण है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य ये इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब अब अभी हमने पढ़ा कि आपका जो अपवर्तनांक होता है वो आपकी तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि आपके जो रेड रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारी तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा हो जाएगी ये व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण हमारा जो अपवर्तनांक होगा वह उतना ही कम हो जाएगा, ये उतना ही कम हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है कि आपका जो विचलन होता है वो आपके अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। अपवर्तनांक के समानुपाती होता है कि जब हमारा अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो हमारा विचलन भी कम हो जाएगा, यानी ये दोनों कम हो जाएंगे। और जब ये दोनों कम हो जाएंगे तो विचलन के कम होने का मतलब क्या है? ये अपने पथ से सबसे कम मुड़ेगी। हम विचलन कहते किसे हैं? हम विचलन यही तो कहते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण या फिर किसी भी प्रकाश किरण का अपने पथ से मुड़ने की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है? विचलन कहलाती है। तो विचलन सबसे कम हो रहा है, यानी अपने पथ से सबसे कम मुड़ रही है। यही तो हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, कि हमारा जो लाल रंग का जो प्रकाश है वह अपने पथ से सबसे कम मुड़ रहा है।
यानी सबसे ऊपर है, सबसे कम मुड़ रहा है अपने पथ से, जिसके कारण सबसे ऊपर है। लेकिन ये जो प्रकाश किरण है वह सबसे ज़्यादा मुड़ती है अपने पथ से, ये सबसे कम मुड़ता है और ये सबसे ज़्यादा मुड़ती है, जिसके कारण ये जो प्रकाश होता है वह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। पहले ये एक था, लेकिन ये अपने पथ से अलग अलग मुड़ने के कारण ये दोनों सभी सातों रंग अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो हमें दिखाई देता है। तो ये था आपका कारण कि आपका जो श्वेत प्रकाश होता है उसका जो हमारा विक्षेपण होता है वह क्यों होता है, क्योंकि इसके जो तरंगदैर्घ्य होती है वह सबकी अलग अलग होती है, जिसके कारण अपवर्तनांक उनके व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण वो भी अलग अलग हो जाएगा। और विचलन आपके अपवर्तनांक के समानुपाती होता है, जिसके कारण जिस हमारे रंग की प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिस तरंगदैर्घ्य हमारे सबसे कम होगी उसका विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो अलग अलग रंग है वो हमें प्रिज्म से दिखाई पड़ते हैं। अब इसका अलग टॉपिक है, अगला टॉपिक है इसका कि क्या हम जो श्वेत प्रकाश के हमने प्रिज्म द्वारा गुजारने के पश्चात हमने इसे 7 रंगों में विभाजित किया है, क्या हम इसे वापस जोड़कर वापस श्वेत प्रकाश रंग प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, यानी हम जो श्वेत प्रकाश रंग है उसे वापस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत निकाला या फिर एक प्रयोग करके देखा कि जब उन्होंने एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की रंग गुजारी तो उससे हमारे 7 वर्ण या 7 रंग प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर वही प्रकार का एक प्रिज्म उसके सामने रख दिया जाए उल्टा करके, तब ऐसी स्थिति में वो जो रंग होंगे वह वापस अगले प्रिज्म में से गुजर कर वापस से आपका श्वेत प्रकाश रंग बना लेंगे। यानी शुरुआत में हमारी जो श्वेत प्रकाश रंग थी वह अंत में दूसरे प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वापस श्वेत प्रकाश रंग प्राप्त होती है। तो यही हमने लिखा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर 7 रंगों में विभाजन का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। लेकिन यदि प्रिज्म के सामने किसी अन्य प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया जाए, यानी हमारा जो पहला जो प्रिज्म था वह एकदम बिल्कुल सीधा था, लेकिन उसके अगले जो हम प्रिज्म रखेंगे वो हम उल्टा करके रखेंगे, तो ये जो 7 वर्ण है वो आपस में मिल जाते हैं। मिल जाने के पश्चात जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वो वापस श्वेत प्रकाश रंग में विभाजित हो जाती है। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम श्वेत प्रकाश रंग को इस प्रिज्म में से गुजारते हैं। गुजारने के पश्चात ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसका शीर्ष भाग हमारा जो ऊपर जो प्रकाश किरण होगी वह क्या होगी, रेड होगी, और नीचे होगी वह क्या होगी, बैंगनी होगी, और बाकी के जो प्रकाश किरण होगी वो इनके मध्य में स्थित होगी। तो ये जो प्रकाश किरण इसके आगे हम इसी प्रकार का एक अन्य प्रिज्म इसके आगे रख देते हैं, लेकिन उल्टा करके रख देते हैं। अब जो प्रकाश किरण होगी वो हमारे इस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जब इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तब इसका प्रथम बार इसका अपवर्तन होगा, और जब ये यहाँ पर से अपवर्तन होने के पश्चात ये दोनों प्रकाश की किरण जो कि यहाँ पर जितने कोण पर मुड़ रही थी वह यहाँ पर उतने ही कोण पर ऊपर की ओर मुड़ेगी, ये यहाँ पर जितने कोण पर नीचे की ओर मुड़ रही थी ये यहाँ पर उतने ही कोण पर ऊपर की ओर मुड़ेगी, जिसके कारण ये दोनों प्रकाश किरण आपस में जब इसका सेकेंड टाइम जब इसका अपवर्तन होगा तो ये दोनों मिल जाएगी, और इसके मध्य के जो रंग होंगे वो भी आपस में मिल जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो प्रकाश किरण होगी श्वेत प्रकाश किरण वह हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है आपका श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, कि अभी हमने पढ़ा कि किसी श्वेत प्रकाश का हम प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजन किस तरीके से करते हैं, और इसका अगला टॉपिक था हमारा श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, कि श्वेत जो हमने 7 वर्ण प्राप्त किए हैं इसे वापस अन्य प्रिज्म के द्वारा वापस इसका श्वेत प्रकाश रंग किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आपके प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक था आपका कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेज में। थैंक यू।